अपनी जगह ले रही है। सरगोशियां इन करवाहटों की सुनने को मिल रही है और इन शदीद नाराजगी की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। पिछले 24 घंटे में वादी के सियासी गलियारों में जो कुछ हुआ उसने हर दरीचे में सवाल टांक दिए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस को सेफ सीट न देना और फिर कांग्रेस का मैदान से दस्तबरदारी का ऐलान, वो भी यूं ही नहीं हुआ। इस सियासी मनाजिर को और रंगीन या कहें सियाह बनाने में लीडरॉन के बयानात ने सोने पर सुहागे का काम किया है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने गैर महफूज सीट की पेशकश को ठुकराकर नाखुशी का इजहार किया है, वहीं तारिक हमीद करा और गुलाम अहमद मीर ने यकतरफा फैसलों को निशाना बनाकर के ऐलान भी किया कि उन्हें अब इस इत्तेहाद पर भरोसा नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की सूबाई सदर के एक बयान ने तो जैसे खास तौर पर सियासी गाड़ी को नई पटरी पर डाल दिया हो। करा का कहना है कि महफूज सीट न देकर के उमर और फारूक ने साफ कर दिया है कि एनसी अब इंडिया ब्लॉक से हटकर अपना रास्ता तलाश कर रही है। कौन सा रास्ता है ये किसी को नहीं मालूम। इस बीच में सज्जाद गनी लोन भी चुप नहीं बैठे। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर सवाल उठाया और उनका तंज था कि सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट दूसरों को नहीं, पहले खुद एनसी को दिखाना होगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उमर की सियासत हमेशा अपने फायदे के लिए, वादी के मफाद में और वादी के मफाद को कुर्बान करने के लिए रही है। लोन और कर्रा दोनों के बयान से एक बात तो तय है कि राज्यसभा चुनाव सिर्फ कुर्सियों का खेल नहीं है, बल्कि एक बड़ी सियासी गोलाबंदी है और ये गोलाबंदी कहां जा करके ख़त्म होगी किसी को नहीं मालूम। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अब भी 3 सीटों पर जीत को यकीनी मान बैठी है? क्योंकि ऐसा एक्सपर्ट्स तो नहीं मान रहे हैं। जब खुद के हम ख्याल अब ना खुश हों और आगा रोहला जैसे सीनियर लीडरान नाराज़ हों तो ये लड़ाई सख्त ही नहीं तासुर की बन जाती है कि आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट क्या होगा। और तासुर वो होता है जो वोट से पहले लोगों के दिलों में उतरता है। अब देखना यह है कि वादी में ये सियासी दरारें वक्त के साथ भरती हैं या कोई नया नक्शा उभरता है। कौन उसके साथ खड़ा रहेगा और कौन वाकई अवाम का तर्जुमान होगा, इसका फैसला वक्त ही करेगा। फिलहाल इतना तय है कि कश्मीर की सियासत सुलग रही है और आग चुनाव से कहीं पहले लग चुकी है। तो इस वक्त एनसी की राज्यसभा इलेक्शन पॉलिसी पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन ने तनकीद की थी और उन्होंने जो जुमला कहा वो मैं आपको साफ शब्दों में सुनाना चाहता हूं। सज्जाद लोन की तनकीद का जवाब सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिया है और सज्जाद लोन समेत खास तौर पर जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियों से बीजेपी के खिलाफ एनसी के हक में वोट करने की अपील की है। दोनों जवाब आपको सुनाते हैं। मैं उमर साहब को यानी कि सीएम साहब को बोलना चाहता हूं कि आज कटहरे में आप खड़े, पिछले 1 साल से सरकार आपकी, अब आप सबूत दें जम्मू कश्मीर के लोगों को कि आपने बीजेपी के कहने पर कांग्रेस को राज्यसभा सीट नहीं दी। मैं आज आपको एक्यूज कर रहा हूं कि आपने बीजेपी के कहने पर कांग्रेस को सीट नहीं दी। मेरे कांग्रेस के साथ लाखों इख्तिलाफ, लेकिन एक हकीकत है कि जहां तक एंटी बीजेपी का मामला है, ये एक पार्टी है जो पक्की एंटी बीजेपी है, जो कभी बीजेपी के साथ नहीं बैठ सकती। मैं खुद 2015 में बीजेपी की और पीडीपी की जो सरकार थी उसमें रहा हूं, पीडीपी का उनके साथ था। और बदनामे जमाना एनडीए गवर्नमेंट में उसके जो फॉरेन मिनिस्टर थे बदनामे जमाना वो उमर अब्दुल्ला साहब। हम सब कभी ना कभी उनके साथ बैठे, लेकिन एक कांग्रेस है जो कभी नहीं बैठी है और उस कांग्रेस को आज उन्हें सीट नहीं दी। एक और चीज बता दूं मैं आपको, जब भी स्टेटहुड का मामला उठेगा 2 पार्टियां बड़ी अहम, कांग्रेस और बीजेपी तो दे नहीं रही। दूसरी पार्टी जो आपको स्टेटहुड दे सकती है वो है कांग्रेस, और ये बिहेवियर है हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस साहब का उस कांग्रेस के साथ। और उमर अब्दुल्ला साहब, आपको यह भी बोल दूं कि सर्टिफिकेट जो आपको मिली एंटी बीजेपी होने की 2024 के इलेक्शन में, वो आपको मिली कांग्रेस से, जब उनके प्रेसिडेंट आपके घर आए और फिर आपने उसको चलाया। वो क्रेडिबिलिटी जो उन्होंने आपको दी, उस क्रेडिबिलिटी से हम सब बर्बाद हो गए। लोगों ने बोला नहीं ये कांग्रेस के साथ है इसलिए हो ये एंटी बीजेपी हो, वरना तब भी लोगों को शक था कि आप 50-50। इसलिए सबूत अब आपको देना है कि आप बीजेपी नहीं है। आज आप कटहरे में खड़ा करना है। आपने बाकी से सवाल काफी पूछ लिए। सीएम साहब से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, युवराज उमर साहब से, मुझे आप ये बताओ क्यों वोट दूं आपको? इसलिए कि आपने 2 से 3 करोड़ के शाल दिए हैं बीजेपी वालों को? इसलिए दूं कि आपको देखा होगा हमारे चारों उम्मीदवार वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने पीडीपी और बाकी एआईपी और सबको, उस वक्त तो सज्जाद लोन साहब की तरफ से कोई बयान आया नहीं था, उन्होंने सज्जाद लोन साहब से भी अपील की थी कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट दें। अब सज्जाद लोन साहब ने इलेक्शन से जो है बाहर रहने का फैसला लिया है, वो वोट नहीं डालेंगे। उसका फायदा किसको होगा वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अब क्या मजबूरी रही
वो मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन बाकियों से मैं कम से कम अपील करता हूं कि वो इलेक्शन से बाहर ना रहें, वो अपना वोट दें और ये साबित करें कि वो वाकई बीजेपी के खिलाफ हैं, क्योंकि अब ये सीधा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का है और कोई है नहीं इसमें। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट ना देने का मतलब ये होगा कि बीजेपी की मदद की जा रही है। हम चाहते हैं कि बीजेपी जो है तीनों सीटों पे हार जाए और उसके लिए हमें सबकी मदद की जरूरत है। तब अगर हमें बीजेपी की मदद करनी होती तो हम अपना उम्मीदवार चौथे सीट पे खड़ा क्यों करते? फिर तो हम समझौता करते ना। और वैसे भी सजाद लोन साहब, अब उनकी सियासी सोच और मेरी सियासी सोच में थोड़ा सा फर्क है। मैं तो ये मान के चलता हूं कि हमने पूरी कोशिश की थी कि कांग्रेस जो है वो चौथी सीट पर लड़े, क्योंकि कामयाबी की सबसे बेहतरीन मौका था अगर कांग्रेस वो लड़ती, लेकिन कांग्रेस ने ना लड़ने का फैसला लिया, इसलिए हमें मजबूरन अपना उम्मीदवार वहां पे उतारना पड़ा। लेकिन हम तब भी जीत की जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर वाकई सजाद लोन साहब बीजेपी को हराना चाहते हैं तो वोट देना हमारे हक में। उनका इलेक्शन से बाहर रहना बीजेपी को फायदेमंद है। तो हमारे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले वो अपने इसको देखे ना कि वो क्या कर रहे हैं। बीजेपी को अगर वो हराना चाहते हैं तो वोट दें इलेक्शन से। अब हम चौथी सीट पे अपना उम्मीदवार उठाना नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि चौथी सीट पे कांग्रेस लड़े, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा, जो हमने नंबर देखे और जिस तरह हमने हाउस की कॉम्पोजिशन देखी, हमें लगा कि सबसे बेहतरीन जीतने की गुंजाइश तब होगी अगर कि कांग्रेस वो सीट लड़ती, क्योंकि पीडीपी हमारा एलाई है नहीं, लेकिन पीडीपी इंडिया ब्लॉक का एलाई जरूर है। तो पीडीपी के लिए उस वक्त कांग्रेस को वोट देना शायद ज्यादा आसान होता बनिस्बत के नेशनल कॉन्फ्रेंस को। लेकिन चलिए, अब कांग्रेस मैदान में है नहीं, इसलिए अब हम कांग्रेस के तरफ से पीडीपी से गुजारिश करेंगे कि बेशक हमने एक साल पहले एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, लेकिन क्योंकि अब सीधा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का है, तो हम उम्मीद करेंगे कि पीडीपी इलेक्शन से बाहर ना रहे और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के हक में वोट दें। दो तीन चीजें तो साफ हो गई है कि एक, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं देता है यानी कि राज्यसभा इलेक्शन में, वो साफ तौर पे माना जाएगा कि वो बीजेपी का मददगार है। मैं नहीं कह रहा हूं, उमर साहब कह रहे हैं। अब वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस किस तरीके से चलता है और किस तरीके से राज्यसभा का एक रुकन मुंतखब किया जाता है, ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अगर कहा है तो क्यों कहा है? और एक बड़ा सवाल कि इस मर्तबा जैसे हर इलेक्शन में, हालांकि राज्यसभा के इलेक्शन है या बाई इलेक्शन है, इन इलेक्शन में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा दूसरी पार्टियों को बी टीम कहा है, लेकिन इस मर्तबा नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से साफ तौर पे सजाद गनी लोन साहब खेल गए और उन्होंने कहा कि बी टीम तो उमर साहब ही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उन्हें जवाब देना होगा कि वो कांग्रेस की जो आला क़यादत है उसे नजरअंदाज लगातार क्यों कर रहे हैं, क्या वो इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, या वगैरह वगैरह इस तरह की बात है। बहुत सारी चीजें हैं जिसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस मर्तबा अगर बीजेपी ने 3 सीट पे अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं तो सवाल यह भी उठता है कि किस दम पर, क्या अंदरूनी तौर पर कुछ ऐसी खरीदारी चल रही है जो जम्मू कश्मीर में हमें आने वाले दिनों में देखना होगा। चौंकी नहीं, ये चीजें हो सकती है और ये कोई बुरा भी नहीं है, किसी को भी हक है कि वो कहीं भी जाए। राजेश पटगोत्रा साहब हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं और सोएद शर्मा साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान अशरफ साहब जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश पटगोत्रा साहब, सीधा आपकी तरफ आएंगे। जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, कुछ चीजें क्लियर नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप, चूंकि हम सभी के सीनियर भी हैं, और जरूर इस चीज को वाजे करें कि ये अगर कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस को राज्यसभा के लिए मुंतखब नहीं करता या उम्मीदवार को, या उन्हें वोट नहीं देता है, तो वो बीजेपी का साथी कैसे हुआ? सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे इस डिबेट में शामिल हैं सभी को मैं नमस्कार करता हूं, आदाब और सत श्री अकाल कहता हूं। तो आपने शुरुआत की कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं करेगा राज्यसभा में, वो बीजेपी का सपोर्टर माना जाएगा। बिल्कुल जो उमर अब्दुल्ला साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो अपने मीडिया के थ्रू जो मैसेज दिया है वो आपके सामने है और बिल्कुल सही बात है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के जो है वो जम्मू कश्मीर के एक इज्जत का मसला है, जम्मू कश्मीर के लोगों की एक रिस्पेक्ट का मसला है
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को जो है वो जिस तरीके से हमारी रियासत को खत्म किया, हमारे 35 से 370 को खत्म किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी थी जो जम्मू कश्मीर को बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया। तो जिसके लिए जो है वो जो पार्टियां उनके साथ खड़ी थी वो तो जिम्मेवार है ही हैं। लेकिन आज सवाल ये है कि आज राज्यसभा की इलेक्शन है और 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल हुआ, असेंबली के चुनाव हुए, तो आज उन पार्टियों को परखने का उनको जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो देख रहे हैं कि कौन ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों की दुश्मन है। तो आज सही जो है वो ये इलेक्शन आई है राज्यसभा की और हमें पूरी उम्मीद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपील भी की है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जम्मू कश्मीर की, वो इस राज्यसभा की इलेक्शन में जो सेकुलर है, जो सेकुलर जमात है, लेकिन सेकुलर तक ही मसला नहीं रुक जाता। सेकुलरिज्म सिर्फ क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जुबानी ही लोग समझ पाएंगे, या सेकुलर का वही मतलब है जो हम सभी अब तक समझते आए अपने अपने हिसाब से? क्योंकि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं, अगर उनके सेकुलरिज्म को देखें तो स्टेटहुड के लिए साल भर में कुछ भी नहीं हुआ, ये चीजें साफ तौर पर है, और जो कोशिशें की गई वो नाकारा साबित हुई, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अवाम के मसाइल चूंकि तू रहे तो इसमें कहा भी नहीं जा सकता। रही बात यह है कि अगर ये कहते हैं कि नहीं भाई जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं देंगे वो बीजेपी का साथी होगा, तो ऐसा क्यों है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने चश्मे से हर एक चीज को देखना चाहती है? ये एक अलग सवाल है जिसका जवाब शायद सोहेल शर्मा साहब दे पाए, उसके बाद मैं कांग्रेस की तरफ आऊंगा। सोहेल शर्मा साहब, जिस तरीके से चीजें हम देख पा रहे हैं कांग्रेस के अंदर, हालांकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो साफ तौर पर खामोश बहुत ही पुरसुकून लहजे में, करा साहब को भी हमने सुना और अब की जो आला क़यादत है उनको भी जम्मू कश्मीर से हमने सुना, लगातार हम देखते आ रहे हैं, उनकी कोशिशें रंग नहीं ला पाई। हालांकि हम ये उम्मीद कर रहे थे कि नेशनल कांग्रेस के पास चूंकि लोकसभा के उम्मीदवार मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं और उनका एक होल्ड भी रहा है, तो मुमकिन है कि राज्यसभा में आप बेहतर कर पाएंगे अगर आप जाएंगे तो, लेकिन यहां तो पत्ता ही साफ हो गया। सब पैनल को नमस्कार आदाब। आमिर जी नमस्कार आदाब। अमीर जी, बात ऐसी है, हमें इस बात को समझना होगा कि जो कांग्रेस का जो इतिहास रहा है वो जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत ही खास रहा है। जम्मू कश्मीर को एक नया रास्ता दिखाने वाले, नई नई चीजें जम्मू कश्मीर में लाने वाली वो कांग्रेस पार्टी है। और सबसे बड़ा उदाहरण तो हम अभी आपको दे देते हैं, 1972 से लेकर 2008 तक मैक्सिमम सरकार हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही बनाई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चलती रही है। लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ आकर खड़ी होती है कि मालूम नहीं ऐसा क्या हो गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने एक साल से ना तो ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, ना ही कुछ काम किया, और ना ही कांग्रेस के जो एमएलए उनको साथ लेकर चले। तो कहीं ना कुछ खामियां हमें जम्मू कश्मीर सरकार में देखने को मिली। ये बात हमें सामने दिखाई पी गया। अगर जिस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज बातें रख रहे हैं कि सब एक हो जाओ, अरे हम इंडिया अलायंस हैं, इंडिया अलायंस एक होकर चल रहा है। हमारा मकसद एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे भारत से बाहर करना है, जम्मू कश्मीर से बाहर करना है, ये हमारा एक मकसद है। इस मकसद के लिए लेकर चल रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कहीं ना कहीं जो रीजन पार्टी है अपना मतलब और अपना सब कुछ जरूर समझने की कोशिश करूंगा। लोगों का एक सवाल है, लोगों का सवाल ये है कि पार्लियामेंट में जितने भी बिल दोनों पटल पे पेश किए जाते हैं, वहां पे लोकसभा में तो ठीक है, अपोजिशन स्ट्रांग है और वहां जाकर के चीजें रुक जाती हैं, लेकिन राज्यसभा में जाकर के वो पास हो जाती है या वहां पे कोई चैलेंज नहीं होता इस वक्त की हुकूमत को। तो अगर राज्यसभा में आपके लोग होते, बोलने वाले भी, वोकल्स उनके स्ट्रांग होते, जैसे कि आपके पास हैं, बहुत सारे नाम हैं जिसको जम्मू कश्मीर में गिनाया जा सकता है कि वो पार्लियामेंट में काफी अच्छा बोलते हैं, रिकॉर्ड रहा है, और आवाम के बीच में भी, आवाम के मसाइल को भी। तो अगर आपके लीडरान वहां पे नजर आते हैं हमें राज्यसभा में भी, तो शायद इंडिया इत्तेहाद को भी मजबूती होती और जम्मू कश्मीर के मसले भी हल होते। देखो अमित जी, इस बात को तो तभी तो कहता हूँ, इस बात को समझना पड़ेगा। आज क्यों जरूरत पड़ गई उमर साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की और क्यों जरूरत पड़ गई उनको कहने की कि सब एक होकर वोट डाले। अगर यही उमर साहब उसी समय ही कांग्रेस को साथ लेकर चलते और जब सीट शेयरिंग की बात आ रही थी, अगर उसी समय साथ होकर कह देते कि भाई 3 सीट हम ले रहे हैं, 1 सीट हम कांग्रेस को दे रहे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। प्रॉब्लम यहाँ पे आकर कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती है
कि कहीं ना कहीं हमें भी महसूस होता है, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो घमंड आ चुका है जो आना नहीं चाहिए था, वो आज हमें वो घमंड सामने दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को वो साइड लाइन करने में हर वक्त लगी रही है। लेकिन हमारी कोशिश फिर भी एक बार यही रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर से बाहर करना है और पूरे भारत से बाहर करना है। यही इंडिया अलायंस का एक दृढ़ संकल्प है और ये दृढ़ संकल्प लेकर चल रहे हैं। बाकी आने वाला समय हमारे हाईकमान तैयार करे, सोचेगी कि आगे की रणनीति क्या होगी, आने वाला समय क्या होगा, ये तो वही बताते हैं। बाकी राज्यसभा में तो जाने चाहिए, क्यों नहीं जाने चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर के ऐसे अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जो राज्यसभा में जाकर जम्मू कश्मीर की आवाज तो रख सकते हैं, बुलंदी से रख सकते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं कमजोरी एनसी की है जो हमें दिखाई दे रही है, तो उसमें अब हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ये तो आने वाला समय ही अब बताएगा आपको। चलिए, मुमकिन है ये सारी चीज़ें, लेकिन जो फिलहाल मैथमेटिक्स कहती है वो सारी चीज़ें बिल्कुल अलग है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस साफ तौर पे एक तरफ कहती है कि भाई एलजी से लोग मिले हुए हैं, बीजेपी की बी टीम है, अंडर द टेबल जाकर के मुलाकात करते हैं, चाहे वो पीडीपी हो या दूसरी पीसी हो या दूसरी पार्टियां हों, और दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई साथ आकर के वोट दो। तो क्या मायने रखता है ये तो बिल्कुल वही बता सकते हैं। मैं रिजवान अशरफ साहब बहुत देर से वेट कर रहा था आपका, और मैं चाह भी रहा था कि आपके अहम जो स्टेटमेंट है खासतौर इस चीज में जेकेपीसी की जानिब से वो रिकॉर्ड करूं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, एक तरफ आपके ऊपर इल्जामात लगते हैं, हालांकि अभी आप दाव खेल गए हैं, लेकिन फिर भी आपके ऊपर इल्जामात लगते हैं। एक तरफ आपको कहा जाता है कि भाई साथ आइए, और नहीं आइएगा तो वार्न किया जाता है कि यह समझा जाएगा कि आप बीजेपी के साथ। देखिए आमिर साहब, सबसे पहले तो मुझे फराज साहब का एक शेर याद आ रहा है जी। ये खास तौर पे मैं उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ मुखातिब होकर कह रहा हूँ। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। वाह, जनाब शानदार। अभी जो है राजेश जी ने बड़ी ही अदबन इन्होंने बोला कि अब जो है आवाम को परखना है कि कौन बीजेपी के साथ है, कौन भाजपा के साथ नहीं है। मुझे ये जो है ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स जो है ये मुझे बड़ी ही चिकित्सा में डाल रही है। और जैसा कि हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने बड़ा ही वाज़ेह किया कि अगर हम अरिथमेटिक को, मैथमेटिक्स को, राज्यसभा के जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है उसको बाला ताक रख के बात करें, जब ये अलायंस बना था, इंडिया अलायंस, it was there to save the constitution, safeguard the constitution of India और safeguard the plural ethos। Exactly। plural ethos अगर राजेश जी मैं आपको बताऊं, उसका मेन एक जुज होता है, उसकी रूह होती है एक्सेप्टेंस, और वो एक्सेप्टेंस कहीं नहीं नजर आ रही नेशनल कॉन्फ्रेंस में। आपके अलायंस पार्टनर दे ओपनली सेड कि हम जी वीक सीट पे लड़ नहीं सकते, क्या आप उनके लिए एक सीट छोड़ नहीं सकते थे? ये आज आप सजाद साहब ने बिल्कुल ही वाज़ेह कर दिया कि आप अवाम में आइए कि आपने किनके दबाव में, किनके कहने पे ये चौथी सीट भी कांग्रेस को ऐसी वीक सीट देना, ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा करना कि जहां पे कांग्रेस मतलब बिल्कुल ही बोल गई कि नहीं जी हमको नहीं चाहिए, विल एब्सटेन। आप कर्रा साहब की बॉडी लैंग्वेज को समझिए, बिल्कुल आप कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप की लैंग्वेज को समझिए, और आप उसके बरक्स अवाम का परखना भी देखिए। 1 साल से इनकी हुकूमत है, आप 10 काम गिनवाइए, वो भी हम बाला ताक रखते हैं। उसके बाद शॉल लेने का कल्चर इनका, बाहें फैला के वेलकम करने का काम इनका। क्या इनको ये लगता है कि ये 5 साल कभी खत्म नहीं होने? ये हमेशा ताक़यामत हुकूमत में रहेंगे। इनको कोई अवाम का ख्याल नहीं है। ये कांग्रेस की 4 सीटें हो, 5 सीटें हो, 10 सीटें हो, ये भी तो अवाम ही है ना, चाहे कांग्रेस से हो चाहे किसी। आप एक्सेप्टेंस क्यों नहीं दिखा रहे? किस लिए आप वो इंडिया अलायंस का एक झूठ मूठ का पार्ट बने बैठे हैं? अभी राहुल जी मतलब उन्होंने बड़ी स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा दिखाया कि ही डिडंट टेक अवे द सपोर्ट फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट, क्योंकि वो बड़े लीडर हैं, वो इस देश के लीडर हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई ऐसे नहीं बनता उमर साहब। आपको चाहिए था कि 1 के बजाय 2 आप कंसीड कर देते फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द स्टेट एंड फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल। क्या बात कर रहे हैं आप? लेकिन उमर साहब ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो मुस्तकबिल है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और इत्तेहाद को थोड़ी देर के लिए साइड लाइन कीजिए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथों में जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल महफूज है। रिजवान अशरफ साहब, नेशनल आप
देखिए आप एक चीज को समझिए, जब भी इनके पास हुकूमत आई है, जब भी ये हुकूमत में आए हैं, इनको अपनी कुर्सियों और अपने प्रोटोकॉल के अलावा कुछ नहीं दिखाया। जनाब आला, अगर ये, क्योंकि राज्यसभा जो है वो हाउस ऑफ स्टेट्स है, हमारे स्टेट्स की आवाम की बात करने के लिए, आवाम के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए बनाया गया है। अगर वहां पे जम्मू कश्मीर से कांग्रेस से ही एक और मेंबर चला जाता नेशनल, ये तो अलायंस में थे ना, और हम तो कह रहे थे, सजाद साहब ने कहा था कि इफ आई एम नॉट गोइंग टू वोट फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस बट आई विल रादर प्रेफर टू वोट फॉर कांग्रेस। ये तो सजाद साहब ने वाज़ा कर दिया। नहीं, ये कह रहे हैं रिजवान शाह। एक और सवाल जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इस वक्त साथ साथ है और अलग अलग नहीं है। भले ही थोड़ी बहुत तजाद नजर आ रहे हों, डिफरेंसेस नजर आ रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, फिल वक्त तो हैं। तो क्या जिस तरीके से सजा साहब कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को प्रीफर करते, प्रेफरेंस देते, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा के उम्मीदवारों के लिए होगा वो प्रेफरेंस? देखें, सजाद साहब ने बिल्कुल वाजे कर दिया। हमने जब ये, आमिर साहब आप ये बात समझिए, जब ये हुकूमत बनी थी तो सजाद साहब ने इनको वाजे कर दिया था कि अगर आप स्टेटहुड के लिए, हमारे हुकूक की बालादस्ती के लिए हमें जंतर मंतर पे भी बैठने को बोले ना, हम साथ रहेंगे। उसके बरक्स आपने क्या बयानात इनसे सुने कि कांग्रेस जब स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के लिए प्रोटेस्ट पे बैठती है, इनके लीडर साहिबान कहते हैं कि हमको इनवाइट भी नहीं किया गया। मुझे बताएं, इनको 370 के लिए, 35A के लिए, स्टेटहुड की बहाली के लिए वोट दिया गया, इनको भाजपा के अगेंस्ट वोट दिया गया, इनके ऊपर मोहर लगाने वाले थे कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप, पार्टी प्रेसिडेंट, जब वो इनसे मिलने गए कि नहीं जी ये कांग्रेस के साथ है। मुझे बताएं आमिर साहब, इस देश में अगर बीजेपी का एक ऑल्टरनेटिव, एक ऑपोजिशन है, तो वो सही मायने में कांग्रेस के अलावा कौन सी पार्टी है? नहीं है। ठीक है, आपकी बात मैं 100% मान लेता हूं। सोहेल साहब 1 मिनट चाहिए और राजेश पटगोत्रा साहब 30 सेकंड चाहिए आपसे बस। लेकिन मैं पहले रिजवान साहब से ये सवाल क्लियर कर लूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। सवाल यह है कि ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को दरकिनार कीजिए, आपको कांग्रेस किसी हद तक पसंद है, कुछ आइडियोलॉजिकल चीजें इख्तलाफात में हो सकती है, लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर के सिनेरियो में या मुल्क के सिनेरियो में चीजें ठीक है, बेहतर है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि स्टेटहुड की मांग उठी थी, कांग्रेस श्रीनगर में भी प्रोटेस्ट करती नजर आई, जम्मू में भी प्रोटेस्ट करती नजर आई, लाठी खाती हुई नजर आई, और दिल्ली के जंतर मंतर पे भी। मुझे नहीं मालूम हो, मुझे आप करेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह रहेगा कि नेशनल जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस उस टाइम पे कहां थे? उस टाइम पे भी तो सज्जाद गनी लोन साहब आगे बढ़ सकते थे और कह सकते थे कि हाँ ठीक है, हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन स्टेटहुड के लिए हम आगे आएंगे कांग्रेस के साथ। देखिए इसकी वजाहत आपको असेंबली के उन सेशनों से मिलेगी जहां पे जब स्टेटहुड पे रेजोल्यूशन लाया गया सजाद साहब की तरफ से, 35A पे लाया गया, 370A पे लाया गया, तो इनका जो स्पीकर बिठाया हुआ था वही कोरम को संभाल नहीं पाया। यही लोग शोर करें, चित भी इनका, पट भी इनका, ब्लेम डाल दीजिए जी सजाद साहब पे। आप मुझे बताइए, वक्फ बिल के टाइम पे या स्टेटहुड रेस्टोरेशन के टाइम पे, जब ये स्पेशल स्टेटस वाला जो रेजोल्यूशन लाया था, 35A वाला रेजोल्यूशन लाया था, असेंबली में बात कर सजाद साहब ने लाया था, तो तब इन्होंने सपोर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि जब आप इनकी हिस्ट्री देखें, दे हैव ऑलवेज लेजिटिमाइज्ड द सेंटर्स ओवरटर्स ओवर जम्मू कश्मीर। हिस्ट्री देख लीजिए आप, 1965 में जी 6th अमेंडमेंट होता है जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें सदर रियासत और वजीर आजम को लाके खड़ा किया इन्होंने, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर पे। उसको मोहर लगाने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस, PSA लाने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस। जो 2019 में हमारा स्पेशल स्टेटस एब्रोगेट किया गया, उसको नॉर्मलाइज करने वाले कौन है आप? ये ठीक है, तो बहुत गहरे सवाल हैं आपके, बहुत गहरे सवाल हैं, और मैं इस चीज का पहले जवाब ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। राजेश पटगोत्रा साहब, यकीनन कुर्सी के लिए क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस हर उस रास्ते से गुजरती रही है जो जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के मफाद, लोगों के मफाद में नहीं रहा? देखिए, देश के लोग और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो गवाह हैं इस बात के लिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी कुर्सी की भूखी नहीं रही। और आपने पिछले दिनों भी देखा कि जब स्टेटहुड की बातें चली थी तो कह रहे थे कि अगर स्टेटहुड मिल जाएगी तो नए सिरे से इलेक्शन होगी, तो उमर साहब ने खुद कहा था कि आप स्टेटहुड बहाल कीजिए, मैं कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो ये कुर्सी की जो है वो ये बात छोड़ दीजिए,
नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कुर्सी की भूखी नहीं है, सत्ता की भूखी नहीं है। जो लोग सत्ता के भूखे हैं वो सभी जानते हैं कि असेंबली के चुनावों में जो है वो क्या क्या हुआ। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर में कौन सी पार्टी जो है वो घुटने टेक रही थी भारतीय जनता पार्टी के पैरों में। तो हमें मत सिखाइए कि कुर्सी का लालच क्या है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कुर्सी को नहीं, हालांकि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस जैसी बहुत सारी सी जमातें हैं। राजेश पटगोत्रा साहब बड़े ही ईमानदारी से, अगर मैं माजूरत के साथ ये बात कहना चाहूं, तो वो ये पूछते हैं बराबर हमारे डिबेट में कि आखिर टोपी उतारने वाले कौन थे अगर कुर्सी की लालच नहीं है तो। और अगर यही सारी चीजें, ठीक है आपका अपना तरीका हो सकता है, असेंबली के पटल में जिस तरह की चीजें हुई, सारी जिम्मेदारियां आपने अपने सुपुर्द कर ली, कांग्रेस को क्या मिला? कुछ भी नहीं। उसके बाद अब जब इस तरह की चीजें सामने आ रही है, खासतौर पर राज्यसभा का इलेक्शन, तो उसमें भी कहीं ना कहीं नजर आता है कि आप अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं और कांग्रेस अब साफ जुबान में ये कहने भी लगी है। तो कुर्सी का लालच है या नहीं, इस चीज को अवाम आइडेंटिफाई कर ले रही है। आपको नहीं लगता कि अवाम के साथ इन मसलों पर नाइंसाफी चल रही है या तजाद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कहने में? इलेक्शन में, हाँ मैं आता हूँ रिजवान साहब, पहले राजेश साहब को पूरा कह लेने दीजिए जी। देखिए, इलेक्शन में चुनावी जो माहौल होता है उसमें किस तरीके से लड़ा जाता है वो सभी जानते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने अगर टोपी उतार कर अगर आप कह रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए था, जम्मू कश्मीर के लोगों को इस दलदल से बाहर निकालने के लिए था, जो 5 अगस्त 2019 की हालत जम्मू कश्मीर के लोगों की है। और इन्हीं लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का बेड़ा गर्क किया है। लेकिन वोट मांगने का अलग अलग तरीका है कि लोगों को इस दलदल से बाहर निकालना था। और लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमारी सरकार बनाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई। लेकिन अभी भी जो है मेजॉरिटी में सरकार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 1 सालों से आप कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो काम किया है वो किसी से छुपा नहीं है। कौन सा काम? बात लीजिए आज पटगोत्रा साहब, कौन सा काम? मैं बताता हूं ना। देखिए, आज लोगों को अगर बस में फ्री जो है वो महिलाओं को बस में फ्री सर्विस मिल रही है तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो 200 यूनिट बिजली फ्री, जो कैटेगरी के लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में जो फॉल करते हैं उनको 200 यूनिट बिजली फ्री देने का जो शुरुआत की है, ये बहुत बड़ा स्टेप है। कभी ऐसा नहीं किया। चलिए मैं इन दोनों चीजों का एक छोटा सा 15 सेकंड में आपको बता देता हूं। शायद इसका ये जवाब नहीं है, लेकिन जिस बस की बात कर रहे हैं वो बहुत कम तादाद में है। लोग खचाखच भरे रहते हैं, खड़े रहते हैं एंड शुरू से लेकर के एंड तक। और इन बसों पे 500 से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं कई वजूहात की बुनियाद पर ऑफिशियली। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब बिजली की बात कर रहे हैं, अंत्योदय अन्न योजना AAY कैटेगरी, जिनके पास 2 टाइम के खाने के लिए नहीं है, तो जाहिर है कि बिजली फ्री उनको आप दे रहे हैं जिनके पास घर तक नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें गड़बड़ होता जा रहा है। खैर, मैं इस चीज के लिए क्लेम नहीं करूंगा आपको। सोहेद शर्मा साहब हैं हमारे साथ, मैं उससे पहले एक सवाल कर लेता हूं, फिर मैं रिजवान साहब आपकी तरफ आता हूं। जिस तरह की चीजें हम देख पा रहे हैं, देखिए आपके पास, कांग्रेस के पास मजबूत लीडरशिप है, कहीं ना कहीं सेंटर में तो है ही, बाकी स्टेट में भी है। और कई जगह का जो फॉर्मेशन हमने देखा है गवर्नमेंट का, उनमें से कुछ चीजें बहुत सही है, चाहे वो राजस्थान का हो, तेलंगाना का हो, उनमें से कुछ चीजें, कुछ स्कीमें कांग्रेस की लाई हुई बहुत खूबसूरत है जो इंप्लीमेंट की जा सकती थी जम्मू कश्मीर के अंदर। आखिर क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर में इतने बड़े बड़े लीडरान हैं लेकिन उसके बावजूद भी असरअंदाज नहीं हो पा रहे हैं, असर नहीं है उनका? देखो, बात ऐसी है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हर लीडर का अपनी अपनी जगह बहुत असर है। और चाहे आप कठुआ बेल्ट ले लो, चाहे आप जम्मू बेल्ट ले लो, चाहे आप कश्मीर बेल्ट ले लो, हर जगह अपना अपना असर तो है ही है। नहीं, असर इस वजह से भी नहीं है क्योंकि अगर आप स्टेटहुड के लिए शुरू करते हैं बीजेपी के खिलाफ जंग, तो आपके साथ ये लोग नहीं आते। अगर आप सीटों की बात करते हैं तो सीट आपको नहीं मिलती, तो असर कहां है ये तो पूछेंगे लोग। आमिर साहब, 5 अगस्त 2019 के बाद से सारी सिचुएशन चेंज हो गई है। जो हालात 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर की जनता ने देखा, फाक का स्कैम देखा, SI का स्कैम देखा, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, हालात दिन प्रतिदिन खराब होते गए, ED NIO के छापे दिन प्रतिदिन बढ़ते गए, तो ये जम्मू कश्मीर की जनता ने देखा हुआ है।
आज वो समय आ गया है जब सरकार बनी थी तो हमारा एक ही कर्तव्य था, एक ही संकल्प था, हमने स्टेट को वापस लाना है। इसलिए हम सरकार के साथ शामिल हुए थे और इसीलिए जो हमारे कांग्रेस के गद्दावर नेता हैं, जो चाहे कठुआ बेल्ट हो, चाहे जम्मू बेल्ट हो, चाहे कश्मीर बेल्ट के हो, चाहे चिनाब वैली के हो, रजौरी पुंछ के हो, सब लोग स्टेटहुड के लिए अपनी मांग को लेकर जम्मू में धरने दिए, हर जिले में धरने दिए, हर ब्लॉक में धरने दिए और सबसे बड़ी बात है हम सब लोग जहां से इकट्ठे होकर दिल्ली जाकर धरने दिए। हमारा मकसद एक है, आमिर साहब, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जल्द से जल्द स्टेट वापस आए। उसके लिए जो हमसे हो सकेगा हम कर रहे हैं। जहां तक इंडिया अलायंस बहुत मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो खामी है वो एनसी की तरफ से है। लेकिन फिर भी इंडिया अलायंस का एक ही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर से बाहर करना है, पूरे भारत से बाहर करना है, धर्मनिरपेक्षता को खत्म करना है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को खत्म करना है। ये हमारा एक कर्तव्य है, ये इसको हमने पूरा करना है। इसके लिए हम शाना बचाना चाह रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है जम्मू कश्मीर की जनता हमारा साथ देगी और आने वाला कल कांग्रेस का होगा, इतना मैं बता दूं। चलिए, अगर यही सारी चीजें हैं तो हम इस चीज से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन एक बड़ी इस वक्त विडंबना है खासतौर पे जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन उससे पहले कि मैं आपसे सवाल दागूं, मैं रिजवान साहब की तरफ आना चाहूंगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कही गई है, हालांकि कांग्रेस अभी भी बहुत संयम बरते हुए है। आपका जवाब चाहिए पहले। देखें, सबसे पहले तो भाई एक चीज आमिर साहब यहाँ पे आवाम के सामने रखना चाहूंगा। जब हमारे राजेश साहब ये कह रहे हैं कि एनसी की लीडरशिप हमेशा लोगों के साथ खड़ी रहती है, मुझे बताएं अगर रुल्ला साहब के साथ क्यों खड़ी नहीं हो रही एनसी की टॉप लीडरशिप? वो तो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो क्यों इस टाइम पे बड़गाम इलेक्शन के कैंपेन से हट रहे हैं? वो साइलेंट हो रहे हैं। और उसके साथ साथ उनका एक वाज़ेह पैगाम रहा है कि मैं इसलिए साइडलाइन हो रहा हूं क्योंकि एनसी की लीडरशिप और ये गवर्नमेंट जो है अवाम के कामों से, जिस मौकिफ पे इनको वोट दिया गया है उससे कोसों दूर है। ये तो एनसी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं। उसके साथ जो ये 200 यूनिट बिजली, ये सब जनाब आपने रिसेंटली सुना होगा जब इन्होंने बोला था कि हमने 8वीं जमात का जो जरूरी नुक्ता था मैरिज असिस्टेंस के लिए, वो तक इनसे अभी तक नहीं हो पाया, उसमें कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं आया। तो इनकी जो ये झूठ है, झूठ के पुलंदे ये आवाम के सामने, वो आवाम को सब पता चल गए हैं। जनाब कांग्रेस जो है, कांग्रेस, जब अब दूसरे सवाल की तरफ मैं आता हूं आपके, कांग्रेस को जो अभी जो जिस सब्र और तहम्मुल का ये मुजाहिरा कर रहे हैं, वो इसलिए भी कर रहे हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई दबाव है। आप जनाब ये चीज समझिए, कांग्रेस पार्टी इस टाइम पे बड़ी दिली का मुजाहिरा इस वजह से कर रही है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम के सामने अब नंगी हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम के सामने इस तरीके से बेनकाब हो गई है कि आप यकीन नहीं करेंगे, आज लोग सीधे कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा ऐसे है, ये भाजपा के कहने पे इनको सीट नहीं दे रहे, ये भाजपा के कहने पे प्रोटेस्ट में पार्ट नहीं कर रहे, ये भाजपा के कहने पे रूला को साइडलाइन कर रहे हैं, ये भाजपा के कहने पे सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, मुझे भी यही जानना था, काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी है इस मामले में। आपने कहा कि बीजेपी के नक्शे कदम पे ही नहीं बल्कि बीजेपी के साथ ही ये लोग चलते हैं, उनके इशारे पे ही काम करते हैं, कुछ तो बेस होगा। सज्जाद गनी लोन साहब को मैं जानता हूं, बहुत धांसू लीडर हैं और बगैर, बहुत पढ़े लिखे भी हैं, बगैर वो किसी भी बेस के कुछ कोई चीज नहीं कहते। क्या वजूहात रहे, क्या कुछ ऐसा दिखा आपको? कुछ चीजें जो जनाब आमिर साहब, कुछ चीजें जो होती हैं ये एक नाक़िसुल अकल इंसान को भी समझ में आनी है। आप मुझे बताइए, अगर कांग्रेस और एनसी के पास नंबर्स ऐसे हैं कि 1 से 2 अदद सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ले जाता, 1 सीट कांग्रेस बड़ी ही आसानी से लेके जाते। आप इनका मोडस ऑपरेंडी पिछले 1 साल का देख लीजिए, पिछले 1 साल से इनके जो है काम देख लीजिए, इनका मॉडस ऑपरेंडी देख लीजिए, इनका तौर तरीका देख लीजिए कि कैसे ये दिल्ली जाके हर उस इंपॉर्टेंट और गैर इंपॉर्टेंट लीडर से मिलते हैं, शॉल्स लेके जाते हैं, और जब इनके अपने काम होते हैं, आप उमर साहब की एक तौर तरीका देख लीजिए। सुबह वो इंटरव्यू में कहते हैं कि जनाब एलजी के पास मेरे स्पेशल एडवाइजर की फाइल अटकी हुई है, जनाब वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, विदाउट रिम्यूनरेशन काम कर रहे हैं, वॉलंटियर काम है। शाम को वो कह रहे हैं कि ये जी भी भाजपा का नैरेटिव है, ये फैलाया हुआ है, असल में ये ऑर्डर देख लीजिए आप।
नहीं, एक चीज भी हमें जरूर समझाइएगा। मे भी ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं इनके अंदर डेप्थ हो, लेकिन मैं इस चीज से इनकार भी नहीं करूंगा। एक चीज जो समझ में नहीं आ रही है, मैं चाहता हूं भी आप सभी से समझूं ये चीज, कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि 3 सीट पे किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एमएलएस की तादाद उतनी नहीं है। 3 सीट पे बीजेपी अगर उतार रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बेस होगा, और बहुत सारी बड़े बड़े लीडरान, बड़े बड़े चेहरे हैं इसमें। सवाल यह है कि 3 सीट अगर वो उतार रहे हैं, या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आप कह रहे हैं कि मिली हुई है, तो उनके कुछ एमएलए उस तरफ चले जाएं, कांग्रेस के चले जाएं, या बाकी आजाद उम्मीदवार, या फिर पीडीपी की तरफ से चले जाएं, या फिर कुछ और दीगर जो पार्टियों के जो एमएलएज हैं असेंबली के अंदर। दूसरा तरीका यह हो सकता है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि सज्जाद गनी लोन साहब और इनके हम ख्याल जो बीजेपी के साथ शुरू से रहे हैं, वो लोग हॉर्स ट्रेडिंग में इनकी मदद करते हैं। रिजवान साहब शायद सवाल समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाहता हूं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिरी जुमला शायद आपको याद नहीं है, उन्होंने कहा वी वुड एब्सटेन। अगर इस चीज से वाजिया नहीं होगा किसी भी शख्स को कि हमारा मौकिफ किस तरफ है, हमने तो ये तक कह दिया कि हमारी एक दिन पहले कांग्रेस लीडरशिप से बात हुई है कि अगर आप कंटेंशन में होते हम आपको वोट करते। बिल्कुल जनाब, इससे ज्यादा वाजिया क्या हो सकते हैं? हमने तो चखा हुआ है ना जनाब, इनकी तरफ से हमको भाजपा, हर कोई जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ था वो भाजपा की ए टीम, बी टीम, सी टीम करार दी गई। आज मुझे ये बताए ना कि इनको किसने ये बोला कि कांग्रेस को सीट मत दीजिए? ये तो इनको उमर साहब को प्रूव करना है ना। अगर ये अलायंस पार्टनर्स हैं, ये उमर साहब को प्रूव करना है कि किसके कहने पे कांग्रेस को एक सीट नहीं दी गई, या कांग्रेस को कांग्रेस का साथ आपने नहीं दिया। ये पीपुल्स कॉन्फ्रेंस वाले बोलेंगे। ठीक है, ये बात तो है, इसमें दम भी है, क्योंकि अगरुल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम एक वोटर के तौर पे वोट करेंगे, अदरवाइज हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा इन इलेक्शंस में। इवन बाई इलेक्शन की भी उन्होंने बात की। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एक एमपी होने के नाते उनसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, इत्तेहाद की जो आला क़यादत है उनसे पूछना नहीं चाहिए था, या लिस्ट उम्मीदवारों की बनानी नहीं चाहिए थी? राजेश जी बोलिए। आमिर साहब, यहीं पे आपको एक बहुत ही क्लियर तरीके से एक बात समझनी है जी। जब अगरुल्लाह साहब कहते हैं कि मैंने पूरी तरीके से तैयारी की थी, 1 महीना 1.5 महीने से मैं तैयारी कर रहा था वक्फ बिल को, आपको याद होगा आप ही के डिबेट में मैंने वाजे किया था कि कैसे इन्होंने वक्फ बिल को पास होने नहीं दिया, और हम बहैसियत मुसलमान, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, शर्मसार हो गए थे सारे देश के सामने कि कैसे हमारे उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन तक पास नहीं कर पाई। उसके बाद तो यहाँ भी बनता है, अब्दुल्ला साहब ने 1 महीने तक जो तैयारी की थी उसको साइडलाइन करके दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलने की इजाजत दी गई। तो ये चीजें जनाब वाजे करती है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका अमल क्या बता रहा है, और आम लोग बेवकूफ नहीं है। जम्मू कश्मीर में तो खैर पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है लोग। राजेश पटगोत्रा साहब, बहुत सारी चीजें खासतौर पे एमपी आगा रुहुल्लाह साहब की तरफ से भी नाराजगी देखने को मिल रही है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग तो होगी, क्योंकि 3 सीट अगर उतारा है तो कम से कम 2 सीट तो वो लेके जाएंगे बीजेपी। देखिए, कुछ बातें जो होती हैं वो पार्टी की अंदरूनी मसले होते हैं, उसके ऊपर हम नहीं डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो बात ये कर रहे हैं, मैं एक बात आपको वाजिया तौर पे बताना चाहता हूं, बिल्कुल क्लियर शब्दों में बताना चाहता हूं कि पिछले कल जब लास्ट डेट थी नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की राज्यसभा की, बिल्कुल है, और एट द एंड ऑफ टाइम 15 मिनट पहले, 3 बजे से पहले 15 मिनट पहले जो है वो हमने चौथा उम्मीदवार जो है वो उतारा मैदान में। उससे पहले जो था वो कांग्रेस के लिए सीट छोड़ी थी, लेकिन कांग्रेस ने क्यों नहीं अपना उम्मीदवार उतारा, वो उनकी अपनी अंदरूनी मसला है, वो उनकी अपनी सोच है। लेकिन कल से लेकर आज तक जब भारतीय जनता पार्टी ने कल ये जो देखा एपिसोड, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने ये फैलाना शुरू कर दिया और कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए कांग्रेस के, और कांग्रेस की इतनी हमदर्द बन गई भारतीय जनता पार्टी, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि आप ये छोड़ दीजिए, कांग्रेस आपके झांसे में आने वाली नहीं है। नहीं, आपने वो सीट दिया जिसमें कहीं ना कहीं कोई फायदा नहीं होता कांग्रेस को। वो जो दिल्ली से डिक्लेरेशन आपको मिलती है, वही पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस है, जो भारतीय जनता पार्टी के तलबे चाट रही है, वही पार्टी
वही डिक्टेशन जो है वो शुरू कर दी है, बोलना शुरू कर दिया कांग्रेस का। लेकिन मैं आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हक के लिए जी बिल्कुल संयम रखें, इन सब चीजों का इस्तेमाल खैर बिल्कुल भी ना करें राजेश साहब। लेकिन बात सही है, देखिए ठीक है, किचन गार्डन में, टुलिप गार्डन्स में जाना आपको आता है, कोई तलवे नहीं चाट रहा आपकी तरह। आप ये जबान का थोड़ा सा एहतराम करें। ठीक है, मैं सवाल बदल देता हूं। राजेश साहब, ये सारी चीजें छोड़िए, हमें सिर्फ इतना बता दीजिए, आपने कांग्रेस को उस लायक नहीं समझा? क्योंकि देखिए आपके पास तो इतना मालूम है कि आपसे मजबूत लोकसभा राज्यसभा की लीडरशिप अगर कोई हो सकती है, अगर ओला साहब को थोड़ी देर के लिए साइडलाइन रखिए तो, हालांकि वो भी नाराज हैं आपसे, तो कांग्रेस के पास हैं लोग जो वहां जाकर के बेहतर तरीके से जम्मू कश्मीर को भी रिप्रेजेंट करते और आने वाले दिनों में स्टेट का फायदा होता। लेकिन आपने साफ तौर पे, आप कह रहे 15 मिनट पहले आपने किया, लेकिन उससे क्या फायदा होता? अगर चौथी सीट मिल भी जाती तो क्या कोई किसी भी सूरत में आपको लग रहा था कि कांग्रेस वो सीट जीत पाती? तो अपनी बदनामी कराने से अच्छा है कि ना लड़े। लेकिन मेरी बात सुनिए, जी, क्या हमने एक सीट छोड़ी या नहीं छोड़ी? हमने उनके लिए एक सीट छोड़ी, लेकिन उनकी पार्टी का अपना डिसीजन था कि उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, तो उनको भी पता था कि अगर नंबर कम है तो, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना लास्ट मौके पे जो है वो चौथा उम्मीदवार उतारा, तो इसमें गलती क्या हो गई? मुझे गलती यहां हुई कि जो उम्मीदवार हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो उस लायक नहीं है, लेकिन चौथे उम्मीदवार की अगर मैं बात करूं तो उनसे मजबूत कैंडिडेट दूसरी पार्टियों में थे, जो आपके साथी हैं, इत्तेहादी हैं, जिन्होंने आप जान पर खेल करके आपको जम्मू कश्मीर की असेंबली का बागडोर दिया है। जी ठीक है, मे भी हो सकता है, आई एम रॉन्ग। सुहेल शर्मा साहब, ये चीज आप ही बेहतर क्लियर कर सकते भाई, जब मिल रही थी चौथी सीट तो फाइट करते, हो सकता था कि आप जीत जाते। फाइट जंग के मैदान में आप उतरे नहीं, पहले ही आप बदनाम कर रहे। पहले क्यों आमिर साहब, बात ऐसी है, सीट का मसला नहीं है। हाँ। मसला है अपनी विचारधारा का, जो हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस चलती आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रही है, उसी कारण जो नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको पूरा नहीं कर पाई। अब हम जो बातें रख रहे हैं, लेकिन बात तो सही है कि हम इंडिया अलायंस के एक हिस्से के, इंडिया अलायंस में एनसी हमारा एक हिस्सा है। नहीं, और वो हम तारिक हमीद कर्रा साहब को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के साथ कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं उमर साहब, ये साफ तौर पे दर्शाता है उनका ये अमल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आप देख ही रहे हैं, मैं ये नहीं कहता, आप देख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां जाके आमिर साहब खड़ी होती है, इस बात को हमें समझना होगा। ठीक है, जब इंडिया कांग्रेस और एनसी का समझौता हुआ सीटों का, और नेचुरली कांग्रेस के वर्कर एनसी के साथ लगे और एनसी के वर्कर कांग्रेस के साथ लगे, सब वर्करों ने मजबूती से इलेक्शंस लड़ी और सीटें जीती। कुछ कम आई, कुछ ज्यादा आई है, तो उसमें ये थोड़ा हो जाता कि आप किसी को इग्नोर मार के तो एक साल आप इस ढंग से, और सबसे बड़ी बात कोऑर्डिनेशन कमेटी ना बनाना, ये कहाँ का वो, और जो लोग जीते हुए हैं उनको साथ लेकर चलो। हमारा फर्ज है कि जम्मू नहीं, ठीक है, मैं थोड़ा तलख होकर के थोड़ा तलख सवाल आपसे पूछ लेता हूं, हालांकि आप बहुत सीनियर आदमी हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि इसका जवाब आप दें। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दिया बीजेपी के अगेंस्ट में, समझ में आता है, चलिए अच्छी बात है। अगर ये सौतेले भाई वाला बर्ताव शुरू से आप देखते आ रहे हैं, आज तो नहीं है, सियासत जम्मू कश्मीर की सियासत में आज से आप नहीं हैं, आपका एक बहुत मजबूत बागडोर रही है और भागीदारी भी रही है, तो जम्मू कश्मीर में हमेशा अगर सौतेला व्यवहार हुआ है तो मुमकिन है कि आप दूसरी सज्जाद गनी लोन साहब को पकड़ते, दूसरी पीडीपी को पकड़ते, दूसरी पार्टियों को पकड़ते, जेकेएपी को पकड़ते, कहीं ना कहीं हो सकता था कि आप मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट कर पाते। इतिहास गवाह है, 1972 में कांग्रेस ने 58 सीटें जीती थी और उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने थे सईद मिर्जा अहमद साहब जी। उसके बाद 1975, 1977, 1983, 1987, 1996, 2002, 2008 एनसी के साथ हुकूमत बनाई है। और हमारा मकसद क्या रहा कि जम्मू कश्मीर में शांति, सुरक्षा, ये सब अच्छे ढंग से चल सके, रोजगार नौजवान को मिल सके। हमारा मकसद सियासत, हमारा मकसद राज करने, हमारा मकसद जनता की हितों की सुरक्षा करना, ये हमारा मकसद था और उस मकसद के लिए लेके चलते रहे हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं मुझे तो ये महसूस होता है, कहीं ना कहीं एनसी को आज कहीं ना कहीं घमंड आ गया, आज वही घमंड हमें नजर आया। लेकिन ऐसी बात नहीं, ये इतिहास रहा है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत में बहुत अच्छे काम होते रहे हैं और चलते रहे हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमें भी महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं ना कहीं घमंड आ चुका है और यही घमंड के कारण
जो सीटों का बंटवारा, जो सीट का अनाउंसमेंट भी करनी थी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए था कि कांग्रेस की लीडरशिप को साथ लेते तो ज्वाइंटली एक सीट की अनाउंसमेंट कर देते। उसमें कह देते कि भाई 3 सीट एनसी ले रही है, चौथी सीट हम कांग्रेस को दे रहे हैं, तो एक ज्वाइंटली हो जाए। फिर भी हमें समझ आता है कि ये एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरह एक कमेटी बैठी है, उसने एक ज्वाइंटली एक स्टेटमेंट दी है, उसमें हमने ये सेटअप रखा है। अगर आप वो भी नहीं करेंगे, अगर आप अपने तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी तो ठीक तो नहीं। चलिए, तो एक बात और जो क्लियर कर दीजिए, फिर मैं रिजवान साहब की तरफ आता हूं। बाकी जो बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उनके साथ हमारी जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि या तो कांग्रेस के लोग, यानी कांग्रेस के एमएलए हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार होंगे, या दूसरी पार्टियों के लोग शिकार होंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह कहना है कि उनका खीमा बहुत मजबूत है, उन्होंने अंदर से कुंडी लगा रखी है, बाहर नहीं निकल पाएंगे लोग। तो या तो आपके खीमे में कहीं कुछ न कुछ पर्दादारी होगी, क्योंकि 3 सीट पे बीजेपी उतरी है, कुछ सोच के ही उतारा होगा उन्होंने। तो आप ही क्लियर कर दीजिए कि आपकी ईमानदारी इस वक्त किसके साथ नजर आएगी। अमित साहब, हमारी ईमानदारी बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ चल रही है। कांग्रेस एक क्रांतिकारी पार्टी है, कांग्रेस देश को आजाद करवाया है, और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाने में कांग्रेस का बहुत बड़ी भूमिका होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। और लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होगी, सब एक होकर चलेंगे। आने वाले समय जो हमारे हाईकमांड डिसीजन लेंगे, उसी के मुताबिक आगे काम चलेगा। ठीक है, जहां तक मेरी मालूमात है रिजवान साहब जी, जहां तक रिजवान साहब मेरी मालूमात है, एमएलएस के लिए इस पूरे एक साल में ऐसा कोई बजट जारी नहीं हुआ है जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि एमएलएस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का फायदा कर पाए हों। अभी बीच में लगातार कई सारे एमएलएस आए थे, मीटिंग हुई थी कि भाई कुछ आप फंड जारी करिए, हम लोगों का भला करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीएसए लगा हुआ है और यूएपीए लगा हुआ है, ऐसे तमाम तरह पार्टियां भी हैं जिनको कहीं न कहीं जोड़ तोड़ का शिकार बनाया जा सकता है, चाहे वो मशीन में ला करके धुलने की बात हो, साफ सफाई का ताल्लुक हो, या पैसे से हो, किसी न किसी तरीके से चीजें तो होंगी, और इस वजह से भी होंगी। और एक्सपर्ट्स अगर ये बात मान के चल रहे हैं कि 2 सीटें तो कम से कम बीजेपी लेके जाएगी, तो आपको क्या लगता है किस तरफ से ये सेंध लगाने की कोशिश हो सकती है? देखें, जो इलेक्टोरल मनूवरेबिलिटी होती है, इसमें जो सीनियर लीडरशिप होती है, वो हमेशा सिक्योर करना चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीट जो है एक पार्टी ले पाए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अब वहां पे कौन कितनी सीटें लेके जाएगा, ये बात की बात है, इस पे कभी और हम चर्चा करेंगे। लेकिन सजाद साहब ने 1 साल पहले एक इंटरव्यू दिया था समदीस जी को, उसमें उन्होंने कहा था कि यार ये राहुल जी क्या कर रहे हैं, अगर भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ एक और वो यात्रा करते, अलायंस नहीं करते, क्योंकि ये एनसी वाले 1 साल पहले, आप ये जरा डाल, 1 साल पहले ये कह रहे हैं कि एनसी वाले इन कांग्रेस वालों को धोखा देंगे, और अगर राहुल जी यहाँ पे आते और इनसे कहते, लोगों से कहते कि ये जो छोटी मोटी पार्टियां इनको साइड में रखो, जब मैं हुकूमत में आऊंगा मैं आपको स्टेटहुड दूंगा, ठीक है, हम अकेले इकट्ठे चलेंगे, हम अकेले चलेंगे, हमको जनाबे आला आप देखते कि कैसे कश्मीर की आवाम रैली कर पाती। और वही धोखा 1 साल बाद आज हमको देखने को मिला है। सजाद साहब की प्रोफेसी 1 साल पहले की कि कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने ही इत्तेहादियों के साथ धोखाधड़ी पे आ चुकी है, और आपने वाज़ेह तरीके से देखा कि कैसे जनाब, कैसे अवाम के साथ धोखा हो रहा है, कैसे अवाम के मैंडेट को नहीं। अगर देखिए, मैं रिजवान साहब इसको दूसरे लफ्जों में आपसे समझना चाहूं, खासतौर पे जेकेपीसी के हवाले से, तो आपकी पार्टी हमेशा से ही नजरअंदाज या फिर बी टीम या इस तरह के बहुत सारे फतवे आपके खिलाफ जारी हुए, उसके बावजूद भी आप सरवाइव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि लोग आपको पसंद करते हैं। हालांकि इससे बड़े पैमाने पर जो उम्मीद की जा रही है अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन क्या वजूहात रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना पॉलिटिकल अवेयरनेस के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोग चूज कर रहे हैं और सज्जाद गनी लोन साहब को नहीं चूज कर पा रहे हैं? या फिर सज्जाद गनी लोन साहब अगर 1 साल कोई पहले बात कर रहे हैं, आपको हमें समझ में आ रहा है, आपको और हमें यह भी पता है कि जम्मू कश्मीर के लोग पॉलिटिकली कितने स्ट्रांग हैं, तो उनको भी समझ में आनी चाहिए। तो क्या वजूहात है कि आखिर सज्जाद गनी लोन साहब का जो ट्रस्ट बिल्ट है वो नहीं हो पा रहा है अब तक उस लिहाज से जिस तरीके से हम सभी सोचते आए हैं? और अगर ऐसा होता तो शायद इस तरह की चीजें जो लगातार आपके ऊपर इल्जाम लगी या आप इस मरतबा पलट कर रहे हैं, वो सारी चीजें नहीं होती और ये खीमा यानी कि जेकेपीसी का और ज्यादा स्ट्रांग होता, जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वापस आती, 370 35 से आता।
देखिए जनाब आला, हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस कोई 1% वाले इलिटिस्ट नहीं है। बिल्कुल। हम आवाम के साथ जुड़ी हुई पार्टी हैं। हम गरीब आवाम की बात करने वाली पार्टी है। हम गरीबों से भरी हुई आम कश्मीरी, आम रास्ते पे चलने वाला गरीब तर कश्मीरी, मिडिल क्लास कश्मीरी जो रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे लड़ रहा है इस नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट की वजह से, आप यकीन नहीं करेंगे जनाब। हमारे एक वर्कर की मदर कैंसर पेशेंट है। एलजी साहब के हुकूमत के टाइम पे उसकी ट्रांसफर 150 किलोमीटर दूर नहीं हुई, क्योंकि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता था या किसी और दीगर पार्टी के साथ वाबस्ता था, उसकी वजह से उसको 150 किलोमीटर दूर। जनाब आला, हम ग्राउंड के साथ रहने वाली पार्टी है। नहीं, उसमें मसला ही नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि बीजेपी की बी टीम का आपके ऊपर टैग लगा, तो क्या बीजेपी की बी टीम अगर आप हैं तो बैग क्यों नहीं भरा अब तक? और अगर बैग नहीं भरा बीजेपी की तरफ से आपका, तो यानी कि इकोनॉमिकली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुई, ये पार्टी पैसे के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुई, तो फिर लोगों को ये समझा क्यों नहीं पाए कि भाई देखो बीजेपी की बी टीम तो हम है नहीं। अगर ऐसा होता तो हमारा उत्थान होता। जिनका उत्थान हो रहा है इसका मतलब बीजेपी की वो बी टीम है। जनाब यही, क्योंकि अवाम और नास की कोई बात ही नहीं सुनता। ये जो इलिटिस्ट माइंडसेट है ना, घमंड वाला माइंडसेट, जो ये कह रहा है कि अगर मैं रिजर्वेशन बिल को और 6 महीने दे देता, टाइम एक्सटेंड करता, तो मेरा क्या कौन करता, आई एम द चीफ मिनिस्टर। ये जो 1% वाली मेंटालिटी है ना जनाब, हम उस मेंटालिटी के साथ लड़ रहे हैं। यहाँ की अवाम पिस रही है, यहाँ की अवाम खत्म हो चुकी है कर्जों के बोझ के तले। और आप देखेंगे दो जो बड़े वाकयात अभी तक सरजद हो गए, एक जो पहलगाम का सानिया और उसके बाद जो सैलाब का सानिया हुआ, उसकी वजह से कश्मीर की मईशत की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। और ये जो जनाब क्या कर रहे हैं, आपने कब देखा उमर साहब किसी अवाम के दरबार में बैठ के अवाम और नास की बात सुन रहे हैं? ये तो एंडेवर से कभी नीचे, फॉर्च्यूनर से कभी नीचे उतरते ही नहीं। एक मिनिस्टर या 4 मिनिस्टर, 38 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के अंडर। चलिए, मैं चूंकि वक्त कम है तो मैं जल्दी जवाब ले लेता हूं। शाही परिवार, शाही अंदाज, राजेश पटगोत्रा साहब, आवाम का भला कैसे होगा? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अवाम का भला जो है वो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो उमर अब्दुल्ला साहब की अगुवाई में जो चल रही है, अभी 4 साल बाकी हैं। आप आगे देखिए होता है क्या। और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो किए हुए वायदे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा करेगी। चलिए, हम उस दिन का इंतजार करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पीएम के बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो मैं रोजाना सोचता हूं काश वो हो जाए तो शायद जिंदगी बदल जाए। सोहेल शर्मा साहब, कैसे कांग्रेस पार्टी का उत्थान होगा? मतलब मुस्तकबिल फ्यूचर क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि हमें तो अभी फिलहाल डार्कनेस ही डार्कनेस नजर आ रही है। देखो, आमिर साहब, करा साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से जम्मू कश्मीर की कांग्रेस पार्टी चल रही है। और जिस तरह से हमने स्टेटहुड की आवाज उठाई है और जिस तरह से वोट चोरी की आवाज उठाई है, तो आने वाला समय मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस कॉर्पोरेशन की इलेक्शंस में, सरपंच पंच की इलेक्शन में, डीडीसी की इलेक्शन में पूरे अच्छे ढंग से उतरेगी और अच्छी सीटें लेगी। और कहीं हर जगह कोशिश रहेगी कि मेयर कांग्रेस के ही बने और आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। इतना मैं आपको बता दूं। रिजवान अशरफ, जेकेपीसी बहुत ज्यादा भविष्यवाणी करती है, इस बाई इलेक्शन और राज्यसभा इलेक्शन के लिए कोई भविष्यवाणी? देखिए, हम तो भविष्यवाणी सजाद साहब करते हैं, मैं तो एक अदना सा सिपाही हूँ सजाद साहब का जी। वही बेहतर करेंगे। लेकिन मैं एक चीज जो है बड़ी वाज़ेह तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट या जो भी हमारे हुकूमत में है उनसे कहना चाहता हूँ, खुदारा इस अवाम के लिए कोई बात करे, खुदारा इस अवाम के लिए कोई बात करे, खुदारा इस अवाम की कोई सुने। ठीक है, ईमानदारी से एक बात का जवाब दीजिएगा। मैं चूंकि वक्त कम है, मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूं कि छोटे छोटे मुद्दे, इलाकाई मसाइल और आपसी सियासी जो तजाद है उसको अगर थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करें तो क्या बड़े मामलों में, जैसे अभी राज्यसभा के इलेक्शन की बात हो रही है, तो बड़े मामलों में क्या आप सभी एक हैं, खासतौर पर बीजेपी के अगेंस्ट? हमारे लिए देखिए, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक सियासी जमात होने के साथ साथ अवाम से जुड़ी हुई एक पार्टी।
हम जनाब हर उस मसले का साथ देंगे जो अवाम के हित में होगा, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए होगा, स्टेटहुड की बहाली के लिए होगा, 370 की बहाली के लिए होगा, हमारी लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बहाली के लिए होगा, हमारी इज्जत व बका। इसीलिए हमारा पार्टी का मौक़िफ़ ही हमेशा रहा है डिग्निटी के साथ साथ डेवलपमेंट। बिल्कुल, तो हम यहाँ इज्जत पे व बका की भी बात करेंगे और फलाह व तरक्की की भी बात करेंगे। बिल्कुल, यहाँ तो पे जनाब कुछ आला चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे जो नज़र आ रही है वो ये है कि अवाम का वाकई तर्जुमान कौन है, ये इस वक्त थोड़ा सा अधर में लटका हुआ है, क्योंकि हर कोई तर्जुमानी की बात कर रहा है और इसका फैसला वक्त तो करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि कश्मीर की सियासत इस वक्त सुलग रही है और ये आग चुनाव से कहीं पहले लग चुकी है, जो साफ तौर पे जाहिर है। इसका असर क्या होगा इसके बारे में प्रिडिक्ट करना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो अभी, लेकिन हाँ जरूर है कि इसके ऊपर हमारी निगाह रहेगी और पल पल हम सभी अपडेट करते रहेंगे, पार्टीज के साथ, स्पोक्स पर्सन और लीडरान के साथ बातचीत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया रिजवान असगर साहब, बहुत बेहतरीन बातचीत करने के लिए और इस तरह की तमाम तर चीजें जो आपने कही, खास तौर पे राजेश पटगोत्रा साहब, रिजवान अशरफ साहब और सोहित शर्मा साहब, आप हमारे साथ तशरीफ लाए, हमारे इस डिबेट में शरीक हुए। बहुत शुक्रिया और अपनी बात, अपनी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।